भीष्म फाउंडेशन एक ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्था जो निर्दोष लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। आज हमारे साथ हैं भीष्म फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सौरभ रैना जी। सर नमस्कार। नमस्कार। देखो, बताना क्या है, बताने को कुछ ज्यादा है नहीं, सबको सारी चीजें मालूम है। जो लोग कोर्ट केसेस में आज फंसे हुए हैं उनको भी, और जो नहीं फंसे हुए वो आस पड़ोस में क्या चल रहा है उसको देख करके बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कोई भी आदमी आज जो शादी के बारे में सोचता है वो पहले ये देखता है कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं बच्चे की, और क्या करें, कैसे जांच पड़ताल कैसे की जाए। अब जांच पड़ताल का तो कोई तरीका है नहीं जी। तो इसका तरीका सिर्फ यही है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा, अपने राइट्स के बारे में जानना पड़ेगा। सर जैसे कि देखिए, अब ये छोटे से उसमें आप कहें कि 1 मिनट में समझा दो कि पूरा कानून क्या है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या चीज चल रही है। सर जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा जो लड़के हैं वो परेशान हैं झूठे आरोपों से, या जो अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे, या फिर जो मेंटेनेंस होती है, मुख्य मुद्दे यही रहते हैं, या कोर्ट कचहरी में जो चक्कर काटना होता है, पुलिस थानों में चक्कर काटना होता है। सर मेन मुद्दे तो यही वाले हैं। ठीक है, एक एक करके आप टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मेंटेनेंस पे आ जाइए जी। मेंटेनेंस 3 तरीके से क्लेम किया जा सकता है, सेक्शन 24 HM में, 125 ऑफ CRPC में, और आपका कौन सा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जी। और कई बार ये देखा जाता है कि तीनों केसेस पैरेलल चलते हैं, तीनों में मेंटेनेंस इकट्ठे मांगा जा रहा है। जबकि हमारे कानून में यह बात कही गई है, एक मुकदमा जब एक जगह दर्ज हो गया, एक जगह उस चीज की सुनवाई चल रही है, तो उस चीज को कहीं और नहीं सुना जा सकता। सेम एलिगेशंस हैं, क्रिमिनल कोर्ट में भी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस में 125 चल रहा है फैमिली कोर्ट में, और HM में भी फैमिली कोर्ट में चल रहा है। तो क्या लड़कियों को कानून पे विश्वास नहीं है? अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जब आपने एक जगह फाइल कर दिया तो बाकी 2 जगह उसकी सुनवाई ना की जाए, लेकिन नहीं होता। आपने देखा है तीनों जगह चलता है, उसके बाद एक तरह से वो होता है जैसे कि, अब क्या बोलूं मैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह बोलना। तो सर ये रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है? बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये तो एक तरह से जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हैं उनको देखना चाहिए ये, कि जब लड़की ने एक जगह क्लेम कर दिया मेंटेनेंस का किसी भी सेक्शन में, तो दूसरी जगह उसको फाइल ना करने दिया जाए, उसको डिसमिस करें या डिनाई करें उसको कि नहीं, यहां ये फाइल नहीं होगा, लेकिन वो चलाते हैं उसको। ये एक तरह का, अब क्या बोलते हैं उसको, एक इंडस्ट्री बन चुकी है ये। अब आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होते हैं मेंटेनेंस से होते हैं। 125 की बात कर लेते हैं। 125 सेक्शन ऑफ CRPC सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के इफ वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, मुझे आप बता दो, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के लिए, और आपका बिजनेस करना चाहें, कोई स्टार्टअप खोलना चाहें, सबके लिए लोन्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर के ऊपर, लेकिन फिर भी उसे अनेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है अनेबल? सर एक तरफ तो कहते हैं कि आदमी और औरत दोनों बराबर है, और एक तरफ ये मेंटेनेंस और एलिमनी देके ये दिखाया जाता है कि जो है लड़की है वो बेचारी है। सर ये पक्षपात, देखो ये पक्षपात, देखो मैं ये कहूंगा कानून की तरफ से नहीं है, कोर्ट की तरफ से नहीं है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं ये डिस्क्रिमिनेशन उनकी वजह से है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक आपका, मैं एक बार आ रहा था वहां से, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बैक साइड से एक रास्ता आता है, वहां से आ रहा था क्योंकि मेन रोड पे कुछ जाम था, मुझे उधर से कुछ काम था, मैं आ रहा था वापस। तो बीच में एक जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और थोड़ा सा रास्ता खोला था, और वो 1 वे था जाने वालों के लिए। मैं गलती से घुस गया 1 वे में, रॉन्ग साइड घुस गया मैं। अब सामने खड़े हुए थे कुछ ट्रैफिक पुलिस के जवान, उन्होंने मुझे रोक लिया। ये रियल इंसिडेंस है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने मुझे रोका, कहा कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ठीक है, काट लीजिए, कोई बात नहीं। इतने में उसी रॉन्ग साइड से स्कूटी पर एक लड़की आई जिसने हेलमेट भी नहीं पहना था जी। ठीक, उसको नहीं रोका। मैंने उस पुलिस वाले से बोला कि इसको रोको, ये भी रॉन्ग साइड से आ रही है, हेलमेट भी नहीं पहना है। ये मेंटालिटी बता रहा हूं आपको। वो हंस के कहता है कि अरे लड़की है, कोई बात नहीं। मैंने कहा लड़की है का क्या मतलब? IPC सेक्शन 10 साफ कहता है कि मेल फीमेल एक पर्सन है। उसने जैसे ही सुना IPC सेक्शन, ये उसने कहा एक काम करो आप जाओ। उसने मेरा भी चालान नहीं काटा। ये क्या है? क्या कहोगे आप इसको?
सर इस बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मैं यही बता रहा हूं, ये मेंटालिटी बन चुकी है कि लड़की है तो वो बेकसूर है, कोई बात नहीं, उसको रेमेडी मिले। अरे अनेबल टू मेंटेन की वो तो बता दो आप, डेफिनेशन कहां लिखी है? मैं बता देता हूं कहां लिखी है। लेबर एक्ट में मिल जाएगी आपको। लेबर एक्ट में आपको साफ बता दिया जाएगा कि पर्सन अगर इस लेवल तक डिसेबल है, इतने % डिसेबल है फिजिकली, तो वो अनेबल है वर्क करने के लिए, वो माना जा सकता है। अब आप कहीं एक अच्छी खासी स्वस्थ महिला, दोनों हाथ पैर सलामत हैं, अच्छी खासी सेहत है, और वो कहे जी मेरे से काम नहीं होता, ये तो बहानेबाजी है, ऐसा कुछ होता नहीं सर है। उसके लिए गवर्नमेंट को इत्तला करने की भी तो जरूरत होती है कि एक एप्लीकेशन डालने के लिए कि मैं बेरोजगार हूँ और मुझे रोजगार चाहिए। खाली उसी को तो बेरोजगार घोषित किया जाएगा सरकार की नजरों में। नहीं, वो बेरोजगार तो वो तो बात ठीक है आपकी। आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया इस चीज का कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं? सर मैं वही वो डेटा, हाँ तो नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन कोर्ट कहती है चलो ठीक है जी नहीं कराया होगा लेकिन काम नहीं कर रही। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर अनएम्प्लॉयड आदमी वहां पे रजिस्ट्रेशन कराए। लेकिन अगर आदमी ये कहता है जी मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता, तो वो कहता है नहीं, अपना खर्चा भी तो चला रहे हो, खुद कैसे खा रहे हो। वो क्या करते हैं, मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग उसका मेंटेनेंस बांध देते हैं। दैट मीन्स के कोर्ट के अकॉर्डिंग देश में बेरोजगारी तो खत्म हो गई ना। उनका मानना यह है कि हर आदमी मिनिमम वेजेस तो कमा रहा है, तो बेरोजगारी की तो समस्या खत्म हो गई। ऐसा ही है ना। तो सर मतलब कुल मिला के मैं समाधान देना चाहता हूँ आपके द्वारा लोगों को। समाधान देखो, लड़कों को क्या क्या करना चाहिए। अपनी पिटीशन को आप 100 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, बार बार खुद पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उसमें आपको 2-4 कमियां निकल के आएंगी, और बार बार पढ़ने के बाद आपको एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगेगा कि यह पिटीशन मेरे फेवर में ड्राफ्ट की गई है। उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, लोग फाइल ले लेकर घूमते हैं, सर ये हो गया, सर ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। वो एक मोटा सा पार्ट पढ़ लेते हैं कि इतने हजार रुपए महीना या इतने लाख रुपए महीना आपको वाइफ को देना है, उतना पढ़ लेते हैं, उसे पढ़ के पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक नहीं होना है, ये कुछ नहीं है केसेस। अब आजकल अब सुसाइड की बात कर लो आप, सुसाइड्स हो रहे हैं। अभी पीछे एक बहुत फेमस हुआ, चर्चित हुआ मामला बेंगलोर वाला, और दिल्ली में भी एक सुसाइड हुआ, एक किसी एडवोकेट ने सुसाइड किया। एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूं। एक दिन मैं खुद कोर्ट जा रहा था किसी काम से, मैं लिफ्ट में एंटर हुआ, मेरे साथ में एक पुलिस वाला किसी एक्यूज्ड को हाथ पकड़ के लेकर आया उसी लिफ्ट में। मैं उस लिफ्ट में हूं, वो जो अरेस्टेड पर्सन है वो लड़का सही था, मुश्किल से 22-23 साल का हो गया, और वो पुलिस वाला उस लिफ्ट में, हम 3 जने हैं। अब वो लड़के का मैं बॉडी लैंग्वेज उसकी देख रहा हूं, उसका एटीट्यूड देख रहा हूं, वो क्या कर रहा है, पीछे शीशा लगा हुआ है लिफ्ट में, वो देख के ना ऐसे बाल सेट कर रहा है। उसको देख के लग ही नहीं रहा उसे कोई टेंशन है, वो अरेस्ट खड़ा है, उसको कोई सजा हो जाएगी। उसने जरूर कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा, इसीलिए अरेस्ट है। कोई चोरी चकारी मारपीट कोई छोटा बड़ा अपराध किया होगा। आपने कोई अपराध नहीं किया, आप इस हद तक पैनिक हो जाते हो कि यार आप फांसी लगा लेते हो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने माँ बाप के बारे में सोचो जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पैदा किया, और आप उनके बुढ़ापे का सहारा हो। सुसाइड करने से आप एक तरह से बिना लड़े अपनी वाइफ को जीत दिला रहे हो, तो सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अब नितिन जी, आपने एक चीज बीच में ये पूछी थी कि बच्चे से मिलने का अधिकार नहीं मिलता या मिल नहीं पाते, जैसा भी होता है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अब एक बात ये बताओ, अतुल सुभाष वाले मामले में अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं कोई नागरत्ना, उन्होंने ये टिप्पणी की कि बच्चा दादी के लिए स्ट्रेंजर है, इसलिए आपको कस्टडी नहीं दी जा सकती। बच्चा दादी के लिए स्ट्रेंजर है, इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे हिसाब किसकी जिम्मेदारी ये तय की जाएगी, कौन अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी ये चीज? एक दादी जिसका अपना वो 2nd जनरेशन का बच्चा है, वो उसके लिए स्ट्रेंजर है? क्यों स्ट्रेंजर है? चलो ठीक है, दादी के लिए स्ट्रेंजर है, उसके फादर तब जब तक जिंदा थे क्या उनसे मिलने दिया गया बच्चे को? सर उसके लिए भी स्ट्रेंजर ही हुआ फिर तो वो तो स्ट्रेंजर है ही है, लेकिन हाँ पैसे लेने के लिए स्ट्रेंजर नहीं है। पैसे बाप से चाहिए, मिलने हम देंगे नहीं बच्चे को। उसका तरीका देखो, मैं अब आपको, ये प्रॉब्लम्स बहुत हो गई, उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, एक्ट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी इन पर्सन नहीं लड़ सकते, अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए, अपना केस मजबूती से फाइट कीजिए। लेकिन सर प्रोविजन सारे हैं सर, फाइट करवा सकते हैं हम एडवोकेट से, लेकिन खुद का केस स्टडी करना भी तो बहुत जरूरी है। तो देखो स्टडी, मैं दिल्ली में, हमारा बेस है एनजीओ का, दिल्ली का कोई भी पीड़ित भाई हो, फाइल स्टडी करवा ले, कोई इशू नहीं है। कोई पैसा हमारा एनजीओ नहीं लेता उनसे,
किसी भी चीज का जिस हद तक जाना पड़े हम पैसा नहीं लेते। फाइल आप नहीं स्टडी कर सकते, मुझसे करवा लो, मेरे एनजीओ में किसी और से करवा लो। बहुत से लोग हैं जिनको 10-10 साल हो गए लड़ते हुए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, बस डिग्री नहीं है लेकिन वकील पूरे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, रिव्यू था आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष, कि आपको कुछ और दृष्टिकोण मिल सके, क्योंकि सब लोगों की सोचने की, समझने की, बोलने की क्षमता अलग अलग होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ और लोगों के दृष्टिकोण आपके समक्ष रखे जाएं। बाकी मिलता हूं मैं आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। वंदे मातरम।